કદમ જેના અસ્થિર હોય એને કદી રસ્તો જડતો નથી. અડગ મનના મુસાફરને હિમાલય પણ નડતો નથી. જીવનમાં વ્યક્તિ પરિશ્રમ થકી બધી જ મુશ્કેલીઓ સર કરીને સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પરંતુ તમે જાણો છો, કોઈક વાર વ્યક્તિને પોતાના સપના પૂરા કરવા થોડી હિંમત અને ઘણી બધી મહેનત લાગે છે. ને તેમાંય મન જો અડગ હોય તો દુનિયાની કોઈ પણ શક્તિ તમને સફળ થવામાં રોકી શકતી નથી. નમસ્કાર મિત્રો, ટ્રેન્ડિંગ ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે એક એવા વ્યક્તિ સાથે તમને મુલાકાત કરાવીશું કે જેની પ્રેરણાદાયક કહાની તમને જીવનમાં કામ લાગશે. આજની યુવા પેઢીને સફળ તો થવું છે, પણ ક્યાંક ક્યાંક તે અટકી જાય છે. મિત્રો, આ વ્યક્તિએ જીવનમાં અનેક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી, સંઘર્ષ કરી આજે એક ઊંચા મુકામ પર પહોંચી ગયા છે. એમપીમાં જન્મેલા ગગન ગોસ્વામીએ મામૂલી રકમથી કંપનીની શરૂઆત કરી તે કંપનીને ટોચ પર લઈ જઈ રહ્યા છે. તો ચાલો જાણીએ એ ગગન ગોસ્વામીની સફળતા, સંઘર્ષ અને રસપ્રદ સફર. નમસ્કાર, ટ્રેન્ડિંગ ગુજરાત સાથે હું છું હિના રાજ. મિત્રો, આજે આપણે એક એવા ટોપિક વિશે વાત કરીશું, એવા મુદ્દા વિશે વાત કરીશું જે તમને જીવનમાં ખૂબ જ પ્રેરણાદાયક થશે. આપણે ઘણી વખત એવા આપણી પાસે હોય છે, આપણામાં ટેલેન્ટ હોય છે, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે અચકાતા હોય છે કે આપણે પૈસાના કારણે આગળ નથી વધી શકતા. પણ આજે આપણે જે વ્યક્તિને મળવાના છીએ તેમણે પણ તેની જે શરૂઆત છે તે ઝીરોથી કરી હતી અને પોતાની જાત મહેનતે આજે પોતાનું નામ તો રોશન કર્યું છે, પણ સાથે સાથે દેશનું પણ એટલું જ નામ રોશન કર્યું છે. હિન્દીમાં એક કહેવત છે कि मैं उड़ के गिरना जानता हूँ, गिर के उड़ना जानता हूँ, लेकिन कभी ठहरना नहीं सीखा मैंने. તો આજે આપણે એવા જ એક વ્યક્તિને મળવા જઈ રહ્યા છીએ જેમણે પોતાના જીવનમાં ખુદની મેતે ખુદ જાત મહેનતથી ઝીરોથી પોતે જાતે ઊભા થયા છે અને પોતાનું નામ રોશન કર્યું છે. તો આપણી સાથે આજે ઉપસ્થિત છે જે હેરિટેજ ઇન્ફોસ્પેસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના સીઈઓ મિસ્ટર ગગન ગોસ્વામી. नमस्ते सर, स्वागत है आपનું. नमस्कार, आप सभी को गगन गोस्वामी की तरफ से नमस्ते, हार्दिक नमस्ते. जी सर, मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि पहले तो आपका जो संघर्ष रहा है कि आपने जीरो से अपना खुद का जो अपने दम पर किया है, उसके बारे में आप पहले हमारे दर्शकों को कुछ बताइए. सबसे पहले मैं बोलूँ तो मैं एक्चुअली 94 सिविल इंजीनियरिंग में मैंने डिप्लोमा किया था. उसके बाद में मैंने करीबन 16 साल जॉब किया और उसके बाद में मैंने मेरी खुद की कंपनी ओपन करी. पर सबसे पहले जो शुरुआत थी, मैं आपको बताऊं तो मैं गांधी सागर करके एक जगह है जो मध्य प्रदेश में मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में आता है और मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ. मेरे पापा टीचर है और हम लोगों ने शुरुआत में जो हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट प्लेस से भी कभी हम लोग बाहर नहीं निकले थे. तो शुरुआत में जो हम लोगों ने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया, उसके बाद में मैंने वहीं पे एक कंपनी में सेम इंडिया करके एक कंपनी है, उसमें मैंने इनिशियल 1800 रुपीज़ पर मंथ सैलरी में मैंने जॉब ज्वाइन किया. और फिर उसके बाद में कंटिन्यूशन में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद में मैंने इंडिया का शायद कोई कोना ऐसा बाकी नहीं रहा. मैं आंध्र प्रदेश भी गया, कर्नाटक भी रहा, बॉम्बे में भी रहा. तो ऑलमोस्ट मैंने 16 साल जॉब किया. और उसके बाद में हम लोगों ने दिल्ली मेट्रो में प्रोजेक्ट्स में मैंने जॉब किया. मैं 3 साल दुबई में भी था. इवन जो अहमदाबाद में जो साबरमती रिवर फ्रंट बना है, तो मैं 2003 से 2005 तक वो प्रोजेक्ट में भी मैं एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर रहा. जी सर, अभी हमने जैसे सुना है कि आपने पहले जैसे दुबई है, मस्कत है, वहाँ पे भी काम किया. तो सर, हम देखते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो एक बार देश से बाहर जाते हैं तो फॉरेन में रहते, फिर वहाँ पे सेट हो जाते. तो आपको ऐसा क्या था कि आपको वापस देश में आके कुछ करना था, कुछ एप्रिसिएट देना था? आपका ऐसा क्या था कि आप वापस देश में देश का भी आपने नाम रोशन किया? मेरी इच्छा हमेशा से ये रही कि जो अगर हम लोग आउट ऑफ इंडिया भी काम करते हैं, अगर आप देखेंगे जो इंडिया या हिंदुस्तान का जो दिमाग है, जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पे है. मैं दुबई में भी था, पर वहाँ पे जो लाइफ स्टाइल थी, पर जो भी हम लोग जो प्रोजेक्ट कर रहे थे या जहाँ मैं जॉब कर रहा था, तो मेरे को सेटिस्फेक्शन कभी भी ये नहीं मिला. हमेशा ये रहता था कि अगर मैं जो नई टेक्नोलॉजी, नए तरीके हैं कंस्ट्रक्शन के, अगर वो मैं इंडिया में आकर काम करूं, और स्पेशली जो हमारी कंट्रीज़ है उसमें जो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है. तो जैसे मेट्रोस हो गए, ब्रिज बन रहे हैं, रिवर फ्रंट बन रहे हैं, जो बेसमेंट बन रहे हैं, तो उसके लिए मेरे मन में हमेशा इच्छा रही कि अल्टीमेटली जो भी काम करना है, जो भी आगे बढ़ाना है, मेरे को हिंदुस्तान और भारत का नाम आगे बढ़ाना, और जो भी उसमें छोटा मोटा सहयोग हेरिटेज इन्फ्रास्ट्रक्चर की तरफ से हो सके, तो मेरी काफ़ी इच्छा थी. और जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो घर का काम करने का जैसा आपको फील होता है, वो मेरे को भारत में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता है. जी,
सर आपका आपकी कंपनी का एक स्पेसिफिक है कि आप लोग जो काम करते हो, जैसे कि अभी हम नींव, कोई भी चीज़ की आप देखो तो नींव उसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ रहती है कि नींव है तो ही पूरा बिल्डिंग बिल्कुल। खड़ा रहता है। लेकिन आपका ऐसा है कि आप जो काम करते हो वो आप डायरेक्ट नींव से ही जुड़ा होता है, मतलब कि ज़मीन के अंदर से। लेकिन आप जो वो काम करते हो उससे आसपास के बिल्डिंग है उसको भी कोई प्रॉब्लम नुकसान नहीं नहीं होता है। पहुंचाता, हाँ, बिल्कुल। ऐसे करते हो। तो उसके बारे में आप बताओ कि आप वो सब कैसे होता है, कैसे करते हो? एक्चुअली जब मैं हम जॉब कर रहा था तो ये जो टेक्नोलॉजी है डायफ्राम वाल टेक्नोलॉजी, इसमें क्या होता था पहले सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट मेट्रो प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता था। तो जो अंडरग्राउंड जो रेलवे बनती थी, जो मेट्रो ट्रेन बनती थी, तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से जब मेरे दिमाग में आया, मैं 2015-16 में अहमदाबाद में मैंने जब प्लान किया, मैंने बोला ये टेक्नोलॉजी को हम लोग अगर ऐसे बेसमेंट अगर हम लोग यूज़ करें, पहले ट्रेडिशनल वे में क्या होता था कि हम लोग पहले उसमें पाइल करते थे, पाइल करने के बाद में फिर रिटेनिंग वॉल बनाते थे, तो उसमें जो एक्सपेंस होता था प्लस जो खर्चा होता था वो भी काफ़ी बड़ा होता था। और कुछ बात ये होती थी कि कभी वो पाइल अगर कोलैप्स हो जाती थी या आसपास की मिट्टी धंस जाती थी तो उसमें जो एक्सीडेंट भी होते थे, लोगों की जान माल की भी हानि होती थी और लोगों की ज़िंदगी भी जाती थी। तो अब मैंने वो प्लान किया कि ये टेक्नोलॉजी को हम लोग सिर्फ गुजरात में, अहमदाबाद में नहीं, हम लोग ऑल ओवर इंडिया में लेकर जाएं। तो मेरे को बताते हुए काफ़ी प्राउड है कि आज हम लोग ने अहमदाबाद में ऑलमोस्ट 300 प्रोजेक्ट कर लिए हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने अहमदाबाद मेट्रो में काम किया है, कानपुर मेट्रो में हम लोग काम कर रहे हैं, दिल्ली मेट्रो में काम कर रहे हैं, आगरा मेट्रो में काम कर रहे हैं। और हमारी ऐसी इच्छा है कि ये टेक्नोलॉजी को पूरे इंडिया के कोने कोने में लेके जाएं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि अगर ये टेक्नोलॉजी हम लोग एडॉप्ट कर लेते हैं, एक तो टाइम बचता है, पैसा बचता है और सेम टाइम में लोगों की जान बचती है। आपको मालूम है अगर कोई भी फैमिली में अगर कोई भी अगर एक मुखिया या कोई भी घर से चला जाता है तो पूरी फैमिली सफ़र करती है। तो हमारी सिर्फ और सिर्फ इच्छा है कि ये हमारे लिए बिजनेस या धंधा नहीं है, हमारी इच्छा है कि ये टेक्नोलॉजी को हम लोग ऑल ओवर इंडिया में लेकर जाएं, ताकि जो एक्सीडेंट होते हैं वो मिनिमाइज़ होए और देश की अर्थव्यवस्था में और जो कंस्ट्रक्शन है उसमें, जो रियल इस्टेट है उसमें हम लोग हमारा योगदान दे सकें। जी सर। तो सर आपने जो शुरुआत की वो कौन से साल से की? मैडम मैंने 94 से लेकर 2010 तक मैंने जॉब किया। इंडिया का शायद कोई ऐसा कोना बाकी नहीं रहा होगा जहाँ पे मैंने जॉब नहीं किया। इवन तो हम लोगों ने कर्नाटक में हट्टी में मैंने काम किया, गोल्ड माइन में काम किया, वहाँ 2000 फीट हम लोग नीचे जाते थे, वहाँ पे हम लोग सर पे बैटरी लगा के यूज़ करते थे। मतलब हमको खुद पक्का नहीं रहता था कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो वापस रिटर्न आएंगे कि नहीं आएंगे, पर हम लोगों ने पैशन था और ज़मीन के नीचे जो भी काम हुए, अंडरग्राउंड के जो भी डायफ्राम वॉल टेक्नोलॉजी हुई, एंकरिंग हो गई, वो टेक्नोलॉजी में मैंने जो भी अनुभव मेरे को मिला उस टेक्नोलॉजी को हमने आगे बढ़ाया। और मैंने 94 से लेकर 2010 तक मैंने जॉब किया। फिर 2011 में मैंने अहमदाबाद में हेरिटेज इंफ्रास्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना करी। उसके बाद में हम लोगों ने डिसाइड ये किया कि जो भी एक्सीडेंट होते थे वो एक्सीडेंट को हमको मिनिमाइज़ करना है। तो हम लोगों ने पहला प्रोजेक्ट, हम लोगों के पास आपको मालूम है कि हम लोगों को कोई बिजनेस बैकग्राउंड है नहीं, जो भी हम लोग फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन है, तो हम लोगों को पहले कोई लोन्स भी नहीं मिलता था, हमारी कोई बुक्स भी नहीं थी। तो हम लोगों ने शुरुआत में हम लोगों ने रेंट पे मशीन लेकर हम लोगों ने काम चालू किया। और उसके बाद में पहले प्रोजेक्ट में हम लोगों ने रत्नाकर 9 स्क्वायर का पहला प्रोजेक्ट हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। और जब भी नया काम चालू किया तो सब लोगों को यही था, क्योंकि वर्किंग कैपिटल कोई भी प्रोजेक्ट में इनिशियली ज़रूरत होती है, जो हमारे पास नहीं थी। हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, दिमाग थी। हम लोगों ने 10 लोगों से ये सफ़र चालू किया था और मेरे को प्राउडली बोलते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आज हमारी कंपनी में 1100 स्टाफ है और उसके अलावा 3 से 4 हज़ार हमारे हेरिटेज फैमिली में मेंबर्स है। तो हम लोग एज ए फैमिली रहते हैं। हम ईद भी उसी जज्बे से मनाते हैं और दिवाली भी उसी जज्बे से मनाते हैं। सर आप जब जॉब करते थे तभी आपने कभी सोचा था कि आप इतने आगे बढ़ जाओगे? आप मतलब कि आपकी मेहनत कहीं ना कहीं पे रंग लाई, आपने जो सोचा था वो करके दिखाया है। इसमें मैं आपको बोलूँ तो मैं सबसे ज़्यादा जो श्रेय देना चाहूँगा मेरे पापा मम्मी को, उसके अलावा जो मेरी फैमिली है, उसके अलावा जो हमारी हेरिटेज फैमिली है, क्योंकि जो भी हुआ हम लोगों का सबका साथ में मिलके हुआ। इसमें मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। और जो टीम है हमारी, जो मजबूती से आज मेरे साथ खड़ी है, हम लोग जो भी सुख दुख होता है हम एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम लोगों की इंटेंशन बहुत क्लियर है। हम लोगों ने सब हमारी टीम को बोला है कि हम इंजीनियर पहले हैं, कॉन्ट्रैक्टर बाद में हैं। तो हम लोगों का जीरो टॉलरेंस है। हम लोग क्वालिटी, सर्विस और सेफ्टी में कोई हम लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और यही हमारी सफलता का राज आप बोल सकते हैं कि 2015 में जो कंपनी हम लोगों ने डायफ्राम वॉल में, स्पेशली ये टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने स्टार्ट किया ये काम को, आज 11 स्टेट में और 25 सिटी में हमारी प्रेजेंस है।
अभी हमारा ऑफिस कलकत्ता में है, बेंगलोर में है, सूरत में है, नोएडा में, और अभी हम लोग चेन्नई में ऑफिस हम लोग ओपन करने का प्लान कर रहे हैं। जी सर, आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे मेट्रो का भी है, फिर पार्लियामेंट का है, तो ऐसे आपके कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं? एट ए टाइम अभी हमारे अहमदाबाद में 12 से 15 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, साथ में हमारे दिल्ली में ऑलमोस्ट 8 से 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कानपुर मेट्रो में भी हम लोग काम कर रहे हैं, दिल्ली मेट्रो में कर रहे हैं। और हमको एक बताते हुए काफ़ी गर्व है कि जो नई पार्लियामेंट बनी है उसकी जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग है उसमें जो 4 बेसमेंट का काम हुआ है उसमें हमने हमारा योगदान दिया है, और वो काम हमने टाइम से पहले विद क्वालिटी और सर्विस से हम लोगों ने वो सक्सेसफुली कंप्लीट किया। पर जैसा मैंने आपको बोला कि ये टेक्नोलॉजी की जो सबसे ज़्यादा मशीन है आज की तारीख में, डायफ्राम वॉल टेक्नोलॉजी की मशीन है, वो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ हेरिटेज इंफ्रास्ट्रक्चर के पास में है। और हमारा प्लान ऐसा है कि हम लोग इसको, ये टेक्नोलॉजी को, हमारे जो कॉम्पिटिटर है उनको भी हम लोग एज ए पायनियर हम लोग सबको गाइड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हमने सिर्फ और सिर्फ एम बनाया कि ये टेक्नोलॉजी को घर घर पहुँचाएँ, पूरे हर सिटी में लेके जाएं, टियर 2 टियर 3 सिटी में, ताकि जो भी मॉल बन रहे हैं, और आपको मालूम है कि पार्किंग की समस्या हर जगह है। अगर आपको कार पार्किंग करना है, जो एक्सीडेंट्स होते हैं, अगर रोड पे किसी भी तरह से गाड़ियां खड़ी है तो उसकी वजह से, तो हमने जो भी प्रोजेक्ट्स किए हैं पार्किंग के, बेसमेंट के, और हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है वो विदाउट वाइब्रेशन, और जो हमारी एडवांस मशीनरी है वो हम लोग यूज़ करके कर रहे हैं। तो इसमें किसी को कोई आसपास की बिल्डिंग को भी नुकसान नहीं, और जो काम की स्पीड है और जो पैसा है वो भी काफ़ी बिल्डर और रियल एस्टेट में काफ़ी सेव हो रहा है इसमें। सर, आपको जहाँ तक मुझे पता है, आपको जो हमारे पूर्व सीएम थे विजय रूपाणी, उससे भी अवार्ड मिला है, तो वो आपको कौन से प्रोजेक्ट पे मिला था? हम लोगों का गुजरात में हम लोगों ने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो जो डायफ्राम वॉल का जो पायनियर हम लोगों को कहा जाता है कि हेरिटेज इंफ्रास्ट्रक्चर, और हमारी टैग लाइन है कि जो भी प्रोजेक्ट्स है, वी आर इन पायनियर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ डीप बेसमेंट, बिना आसपास की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाए। तो हम लोगों ने ऑल ओवर अहमदाबाद में, गुजरात में हम लोगों ने 300 से 400 प्रोजेक्ट किए, और इसी संदर्भ में विजय रूपाणी सर ने हम लोगों को अवार्ड दिया था। इसके बाद अभी रिसेंटली हमको गुजरात के जो नवरत्न है उसमें से हमको एक चुना गया, तो उसके लिए भी मैं सबका आभारी हूँ कि हम चाहे गुजरात के हैं या नहीं है, पर हम लोग गुजरात और इंडिया के लिए कमिटेड है। जो भी सबसे अच्छा होगा वो हम लोग डेफिनेटली लाइफ लॉन्ग हम लोग रहेंगे, चाहे हम रहें ना रहें। हमारी इच्छा है कि ये टेक्नोलॉजी ऑल ओवर इंडिया में चले, लोगों का जो जानमाल की हानि होती है कभी ना हो। और मेरी हेरिटेज फैमिली, हमारे पीछे जो भी स्तंभ है, जो हमारी टीम है, वो हमारी हेरिटेज फैमिली है। तो हम लोग एज ए फैमिली, एज ए टीम हम लोग कमिटेड है कि हमेशा ये काम सक्सेसफुली और इसी तरह से नई टेक्नोलॉजी के साथ करते रहेंगे। जी सर, आपकी ये जो काम है उसमें जो मशीनरी है वो मैंने सुना है वहाँ तक बाहर से आते हैं, यहाँ पे कोई भी मशीनरी का यूज़ बिल्कुल नहीं बिल्कुल। होता है। तो ये जो हमारी इम्पोर्टेंट मशीनरी है सब इटली से इंपोर्ट की हुई है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि हेरिटेज में हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग कोई भी चीज़ कोशिश करेंगे कि मेड इन चाइना यूज़ ना करें, क्योंकि हम लोगों ने जब कोविड आया, प्लस जो बॉर्डर पे जो भारत और चीन के बीच में जो तनातनी चली, तो हमने डिसाइड किया है कि हम एज ए इंडियन कंपनी हम लोग चाइना को सपोर्ट नहीं करेंगे। और डिसाइडेड है कि जो सबसे अच्छा होगा, चाहे इंडियन कंपनी का अगर वो सेम प्रोडक्ट अगर महंगा भी है तो भी हम लोग इंडियन कंपनी को प्रीफर करेंगे। तो हम लोगों की ये जो मशीनरी है सब अभी टाइमिंग हमारी सब इटली से इंपोर्ट हो रही है, और हम चाहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी और ये जो प्रोडक्शन है अगर नियर फ्यूचर हम लोग 2023 में एंड में हम लोग प्लान करें कि हम लोग मेन बोर्ड में आएंगे, हम लोग पब्लिक में आ रहे हैं, तो डिसाइडेड है कि अगर कुछ पॉसिबल रहा डेफिनेटली तो प्रोडक्शन में और ये जो मशीनरी है इसमें भी हम लोग कुछ कोशिश करेंगे कि ये टेक्नोलॉजी हम लोग इंडिया में कोशिश करें, भारत में टेक्नोलॉजी को खुद प्रोडक्शन करने का, और जो देश का पैसा है देश में ही रहे। जी, तो सर आपकी कंपनी में जो काम होता है वो कौन कौन सी तरह का काम होता है, जैसे आपको सबसे अलग ला के रखता है? हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ है कि जो टेक्नोलॉजी के साथ हम लोगों ने कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जो नई टेक्नोलॉजी आई है, पहले क्या होता था, जो ट्रेडिशनल पाइल होती थी वो ऑलमोस्ट 800-900 mm की होती थी। तो शुरुआत में हम लोगों ने 600 mm की डायफ्राम वॉल हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करी। फिर हम लोगों ने डिजाइन एंड बिल्ड में हम लोगों ने 400-500, इवन अभी हम लोगों ने सिंगल बेसमेंट के लिए 300 mm की डायफ्राम वॉल भी बना रहे हैं। तो वो टेक्नोलॉजी, जो टाइम और पैसा जो बच रहा है, हम लोग डिजाइन एंड बिल्ड में हम जो भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो डिसाइडेड है कि सेफ भी होना चाहिए, इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, और जो बिल्डर्स हैं उनका भी पैसा फालतू में ना जाए,
और जो नेशनल वेस्टेज होता है कंक्रीट और स्टील का, एडिशनल कुछ भी ऐसा खर्चा ना हो, तो हम लोग उसी के लिए कमिटेड है। जी सर, तो अभी आपका जो काम चल रहा है वो अभी कौन कौन से ऐसे बड़े प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं? अभी हम लोग कानपुर मेट्रो में प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, छतरपुर मेट्रो स्टेशन, दिल्ली मेट्रो में हम काम कर रहे हैं, बेंगलोर में हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा सूरत में हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अहमदाबाद में 12 से 15 प्रोजेक्ट एट ए टाइम चल रहे हैं। और बताते हुए मेरे को काफ़ी खुशी है कि ये टेक्नोलॉजी की हमारे पास 30 मशीनें हैं, जो आज की तारीख में इंडिया में सबसे ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी की मशीन आज की तारीख में इंडिया में हेरिटेज इंफ्रास्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास है। और हमने और कोई नई मशीनरी भी ऑर्डर करी है। तो हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ एम है कि ये टेक्नोलॉजी को हर तरफ लेकर जाएं और जो भी सबसे अच्छा हो ये कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के लिए, बिना कोई एक्सीडेंट हुए, बिना कोई इंसिडेंट हुए, बिना कोई एक्सीडेंट हुए, ये टेक्नोलॉजी को हम और आगे बढ़ाएं। जी सर, और आपका फ्यूचर का प्लान, जैसे कि फ्यूचर में भी आपको ऐसा कोई बड़ा जो आपने सोच के रखा है कि ये हमें प्रोजेक्ट करना है, या ऐसा कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट रहता है ना सर सभी का? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका ऐसा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है सर? अभी अगर मैं आपको बताऊं तो अभी हम लोगों ने 5 बेसमेंट के 4 प्रोजेक्ट्स किए, जो अहमदाबाद में जो शिवरंजनी में जो विनस स्टेडियम हुआ 5 बेसमेंट, गुजरात का पहला 5 बेसमेंट हम लोगों ने किया। दिल्ली में हम लोग डीएलएफ और हाइंस के लिए 5 बेसमेंट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जो पार्लियामेंट का प्रोजेक्ट हमारा एक बहुत बड़ा ड्रीम था, उसके साथ हम जुड़े हुए हैं। अभी हम लोग दमन सी फ्रंट का काम कर रहे हैं, जम्मू रिवर फ्रंट का हम लोगों ने काम किया। तो जो देश के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो टेक्नोलॉजी जो देश की उन्नति के लिए जो चाहिए, मेरी काफ़ी इच्छा है कि उसमें हम लोग हमेशा जुड़े रहें। जैसा मेट्रो प्रोजेक्ट्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हो गए, रिवर फ्रंट के प्रोजेक्ट्स हो गए, बेसमेंट के जो काफ़ी डीप बेसमेंट के प्रोजेक्ट्स हो गए, तो वही हमारा एम है। और सिर्फ चाहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी को हर तरीके से हम लोग सपोर्ट करें। और हम लोग काफ़ी हद तक हमारी हेरिटेज फैमिली के साथ इसमें काफ़ी तरह से सफल भी हुए हैं। सर, हम देखते हैं कि एक समय रहता है कि कोई इंसान है, वो जैसे आप बोल रहे थे आपने जॉब किया था, फिर आप अपने दम पे ऊपर आए, फिर आपने कुछ किया, आपका नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया। फिर कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी है जो एक बार इस लेवल पे आ जाते हैं तो फिर वो उसके पास टाइम नहीं रहता है, मतलब बहुत सारे इश्यूज रहते हैं कि वो समाज सेवा करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते, उसके पास टाइम नहीं। लेकिन आप एक सबसे अलग हो कि आप ये भी कर रहे हो, आपने इतना बड़ा अचीव कर लिया है, फिर भी आपने समाज के लिए भी कुछ किया है। तो आप वो एम्बुलेंस वाला भी है आपका, जो आप सेवा में देते हो, फाउंडेशन चलाते हो आप, फिर वृद्धाश्रम चलाते हो, तो उसके बारे में आप हमें बताना चाहेंगे? एक्चुअली मैं आपको बोलूँ मैडम, अगर किसी भी इंसान की नीयत साफ है, इंटेंशन सही है ना, तो टाइम कभी भी आगे नहीं आता है। 24 घंटे सभी के पास है, पर सेम टाइम में आपकी अगर इंटेंशन है, आप चाहते हो कि मेरे को कुछ अच्छा करना है, आपको हमेशा आपकी डाउनलाइन और टीम वर्क हमेशा रेडी करना पड़ता है। तो अगर मैं आपको बोलूँ जो हेरिटेज फैमिली का सपोर्ट हमारे साथ है, तो इसी में हम लोगों ने हेरिटेज सनातन चैरिटेबल एक ट्रस्ट बनाया है। तो उसमें हम लोग जो नीडी हैं, जिनको हम लोग कुछ टाइम पे अगर उनको कुछ भोजन की व्यवस्था है वो अगर करना है तो हम करते हैं। साथ में हम लोग जो जैसे ठंड में जो स्कूल्स रहते हैं वहाँ पे हम लोग स्वेटर्स वगैरह वितरण का काम करते हैं। जो नीडी बच्चे हैं जिनको फीस वगैरह में अगर कुछ हेल्प हो सकती है तो हम वो करते हैं। तो हमारी इंटेंशन ये है। प्लस हम लोगों ने अभी गोता में हम लोगों ने एक सनातन वृद्धाश्रम की भी स्थापना करी है। तो उसमें हम लोग विदाउट एनी चार्ज हम लोग चाहते हैं कि जीवन के जो लास्ट पड़ाव होता है उसमें अगर किसी को हम लोग सपोर्ट कर सकें या जो भी पॉसिबल चीज़ हमसे हो सके तो हमारी काफ़ी इच्छा है। हम लोग का नेक्स्ट प्लान है कि मैं जो एमपी से बिलोंग करता हूँ तो मेरी इच्छा है कि हर सिटी में क्या होता है, अगर कुछ भी छोटा भी अगर कुछ होता है तो सब भाग के जो नियरेस्ट बड़े हॉस्पिटल है वहाँ पर आते हैं, तो सब लोग भाग के अहमदाबाद आते हैं। तो मेरी इच्छा है कि मैं मेरे गांव में या हमारे डिस्ट्रिक्ट प्लेस में एक हॉस्पिटल भी हम लोग करें जिसमें एटलीस्ट जो ज़रूरतमंद है उनको जो इलाज है वो फ्री में हो। और सिर्फ अगर इंटेंशन सही है तो डेफिनेटली हर चीज़ हो सकती है। जैसे मैंने बोला कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ, मैंने हर चीज़ खुद महसूस करी है। तो मेरी इच्छा है कि जो हमारी कंपनी में जो हमारा स्टाफ है, जो चीज़ मैंने तकलीफ़ उठाई वो मेरा स्टाफ ना उठाए। और कोशिश ये है कि हमारी इच्छा ऐसी है कि अगर आपकी नीयत साफ़ है तो अगर आप चाहेंगे तो ऊपर वाला भी 100% सपोर्ट करता है। तो मेरी हमेशा से इच्छा रही है कि जो भी नीडी है, जिसमें कोई ज़रूरत है, हर चीज़ में किसी न किसी में अगर आप किसी को सपोर्ट कर सको तो ऊपर वाला भी आपको डेफिनेटली इन सब चीज़ों में सपोर्ट करता है। सर, अभी आप देखते हो कि हमारी जो युवा पीढ़ी है बहुत टैलेंटेड है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे टैलेंट है, कहीं ना कहीं पे हर जगह पर हमें टैलेंट दिखने को मिल जाता है।
लेकिन अभी हमारी जो युवा पीढ़ी है, उसके अंदर कहीं ना कहीं पे देश छोड़ के फॉरेन में जाने का बहुत लगा रहता है कि वहाँ पे जाओ, फ्यूचर बनाओ, वहाँ पे सब ऐसा नहीं रहता है। आपको देख के हम ऐसा लगता है कि हमारे देश में भी हम कुछ कर सकते हैं, बस आपको मेहनत की जरूरत है और कॉन्फिडेंस। तो आप हमारे जो युवा पीढ़ी मतलब कि यूथ है, उसको आप कुछ मैसेज देना चाहो कि वो भी कुछ कर सके, आपके जैसे बन सके? मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ। पहले हम लोगों को भी डर लगता था किसी से बात करने से लेकर हर चीज़ में, यार अपन कुछ बोलेंगे तो कुछ गलत बोल देंगे। मैं सबको एक ही चीज़ बोलता हूँ, गलत हो या सही हो, आपका कम्युनिकेशन अगर सही है, भाषा कोई भी होने दो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और आज जो इंडिया या हिंदुस्तान में जो दिमाग और जो इतना सारा टैलेंट है, अगर आप समझे कि मैंने तो हर जगह काम किया है। मैंने दुबई में भी काम किया है, मस्कत में भी किया है, सऊदी में भी किया है, अफ्रीका में भी किया है। तो ये जो टैलेंट है मेरा, तो सिर्फ और सिर्फ है कि इंडिया का जो टैलेंट है वो इसका कोई मुकाबला नहीं है। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी है, जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा देते हैं, और सबको सिर्फ और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। कभी भी किसी को अगर कुछ चीज़ गलत हो रही है या अगर आप असफल हुए तो उससे आप लेसन ले लो। आप ये मत सोचो कि यार मैं इसमें कुछ असफल हो गया तो इसके बाद मेरा क्या होगा। डेफिनेटली वो जो गलतियाँ हुई है उसको सुधारो। हमेशा आप ये मत सोचिए कि यार मैं पैसे से कोई ज़रूरत नहीं, आपकी इंटेंशन सही होगी, आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको कोई आगे आने से रोक नहीं सकता। अभी मेरी ये जो हमारी हेरिटेज इंफ्रास्पेस है, इसके अलावा हमारी 4 ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है। हम लोगों ने जो देखा, जो टैलेंट देखा, जो हमारे साथी थे, कुछ चीज़ों में कैसा होता है कि किसी के पास टैलेंट होता है, किसी के पास टाइम नहीं होता, किसी के पास फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं होती। तो हम लोगों ने सब लोगों के साथ मिल के, और मैं तो सबको ये भी बोलता हूँ कि जो इंडिया में स्टार्टअप का जो टाइम चल रहा है, जो देश का टैलेंट है, उनका अगर दिमाग में कुछ भी नई चीज़ आती है तो डेफिनेटली उसको आगे लेना चाहिए। और अगर मैं तो सिर्फ एक बात बोलता हूँ कि अगर कुछ चीज़ गलत भी हो रही है, आपको लगता है कि यार इसको मैं एक बार पूछूंगा तो लोग मेरे को क्या कहेंगे, तो डेफिनेटली उसको पूछ लेना चाहिए। आपका ज्ञान बढ़ेगा ही और उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अभी हम लोगों ने जो हेरिटेज साइबर वर्ल्ड, हम लोगों ने जो पिछले 1 महीने पहले हम लोगों ने उसका लॉन्च किया है द्रोणा करके, तो आप मानेंगे कि जो साइबर सिक्योरिटी में भी जो अवेयरनेस है, तो जो देश के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, जो देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरत है या देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो, तो हेरिटेज इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए कमिटेड है। और मैं जितने भी युवा है सबको एक ही ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप में टैलेंट है तो आप ज़रूरी नहीं नौकरी करो। अगर आप में स्टार्टअप करने की क्षमता है, एक बार आपको नुकसान होगा, पर अगर आप एक बार आगे बढ़ेंगे तो आप एक के साथ और 100 लोगों को जोड़ पाओगे। तो सबको यही है कि कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। मैं हर सुबह रोज़ उठ के पॉजिटिव चीज़ें सोचता हूँ, कोशिश ये करता हूँ कि नेगेटिविटी दिमाग में ना आने दो। हर बार नए नए संघर्ष आते हैं, पर आपको उनसे आगे बढ़ना है। और सबको यही मेरा मैसेज है कि कभी भी जीवन में हारो मत, जो भी है आप हमेशा सामने रहोगे। कोई अगर आपके साथ प्रॉब्लम आए तो उससे भागो मत, उसको फेस करो। अगर आप नहीं कर पाए तो उससे आप कुछ नई चीज़ सीखोगे। तो सबको यही है कि हमेशा पॉजिटिव रहो, अपने माँ बाप का ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, और सबको एज ए फैमिली। और पॉजिटिवनेस और आप में जो जज्बा है अगर आपका मजबूत रहेगा तो आपको आगे आने से कोई नहीं रोक सकता। सर, आप यहाँ तक तो पहुँच गए हो, लेकिन आपका अभी भी कोई ऐसा ड्रीम जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो ऐसा? मेरी इच्छा है कि जैसा हमने बोला कि हम लोग ये साल पब्लिक में आ रहे हैं, तो हम लोगों ने एक विज़न बनाया कि 2030 तक हम लोग 5000 करोड़ की कंपनी बने। पैसा कमाना एम नहीं है, मैं फिर से बोलूँगा कि मेरा पैशन है, जो डायफ्राम वाल जो हम लोग करना चाह रहे हैं, दुनिया के देश के कोने कोने में ले जाना चाह रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना है। और सबको, चाहे मैंने जैसा पहले भी बोला कि ये टेक्नोलॉजी अगर सही रहे, क्योंकि एक्सीडेंट अगर नहीं होंगे और अगर किसी की जान नहीं जाएगी तो डेफिनेटली ये आप देखिए, अगर किसी के घर में कोई भी मुखिया जाता है तो उसकी पूरी फैमिली सफ़र करती है। तो वो प्लस जो इंडिया का पैसा इंडिया में रहे, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एम में डायफ्राम वाल को एज ए पैशन ऐसे जीता हूँ। मैं सुबह से लेकर शाम तक कोई नया इसमें कुछ इनोवेशन करना की कोशिश करता हूँ और सबको साथ में लेके चलता हूँ। तो इच्छा है कि जो आज जो हमारी जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, जो इतना अच्छा कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, दिल्ली से बॉम्बे तक के जो एक्सप्रेस वे बन गए, किसी ने कभी नहीं सोचा था कि आप 11 से 12 घंटे में दिल्ली से बॉम्बे पहुँच जाएंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है और हम में टैलेंट है, सब में है, पर मेरा सबको एक रिक्वेस्ट ये भी है कि डिसिप्लिन हम लोगों में कमी है। मैंने काफ़ी आउट ऑफ इंडिया भी काम किया है, गोरे लोगों में या जो फॉरेनर्स हैं उनमें सिर्फ 2 चीज़ों से मैंने उनसे सीखा है कि कमिटमेंट, टाइम मैनेजमेंट, और उनका जो फोकस है वो काफ़ी है।
हम लोग यही दोनों तीनों चीज़ों में हम लोग थोड़ा ये करते हैं। अगर हम लोग इसमें जो ढिलाई ना बरतें और कमिटमेंट हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, डिसिप्लिन हो गया, देश की कोई भी चीज़ है उसको आप अपनी घर की समझ के अगर आप काम करते हो या उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हो, ट्रैफिक रूल का पालन करते हो, तो डेफिनेटली आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप अपने देश को सपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो सर आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला और हमारी जो यूथ है उसको बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है कि हमारे देश में रह के भी हम बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं, हमें कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप में से हमें जो सीखने को मिला है, मैं सोच रही हूँ कि शायद वो जो लोग देख रहे हैं वो भी सुने और अपने दिमाग में उतारे कि हमारे देश में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत ऐसे हमारे पास भी रास्ते हैं जिसके हम आगे आ सकते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिसको हम, जैसे कि सर से हमने बात की, तो आप इससे भी अप्रिशिएट हो सकते हो और आप खुद में कॉन्फिडेंस रखो तो बहुत कुछ कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच सर। मैं आप लोगों का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ और सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलता हूँ, जैसा मैं इंडिया से बाहर काफ़ी घूमा हूँ, तो एक टाइम आएगा, मेरे को ऐसा लगता है जैसे आज वीज़ा के लिए यूएस के लिए, कनाडा के लिए सब लोग ट्राई करते, तो शायद एक टाइम ऐसा आएगा कि डेफिनेटली जो बाहर के लोग हैं यहाँ पे आने के लिए वो लोग सोचेंगे, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो इंडिया का है वो नेक्स्ट लेवल है। अभी मैं आपको बताता हूँ, वो आपका थोड़ा टाइम और लूँगा कि जो हम लोगों ने हेरिटेज साइबर वर्ल्ड जो किया अभी इंडस यूनिवर्सिटी के साथ हम लोग नॉलेज पार्टनर है, तो साइबर सिक्योरिटी के लिए आप मानेंगे कि आउट ऑफ इंडिया से 20 लोग इंडिया में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो चीज़, तो ये टेक्नोलॉजी हो गई, साइबर सिक्योरिटी हो गया जो देश के लिए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो आज की जो सरकार जो काम कर रही है वो नेक्स्ट लेवल है। जैसा नितिन गडकरी सर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहे हैं, किसी ने सोचा नहीं था। आप अगर 8 लेन हाईवे देखेंगे, मैं दुबई में भी रहा हूँ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो लेवल का आज लेवल, वो सेम लेवल से उससे अच्छा काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। रोड्स काफ़ी अच्छी है, खाली सिर्फ और डिसिप्लिन चाहिए और सबको एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और एक मेरा मैसेज सबको है कि जो भी आप करें, देश की कंपनी हो गई, स्वदेशी चीज़ें हो गई, उनको आप सपोर्ट करिए। इंडिया की इकोनॉमी अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर पॉसिबल है तो स्वदेशी चीज़ें अपनाएं, बाहर की चीज़ें स्पेशली चाइनीज़ चीज़ों को अगर अवॉइड कर सके तो इससे बढ़िया कोई चीज़ हो नहीं सकती। आप सभी का धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच जो आपने हमारे लिए इतना टाइम दिया। हेरिटेज फैमिली की तरफ से मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। તો જે રીતે સરે વાત કરી આપણને કે આપણે દેશમાં રહીને પણ કંઈક કરી શકીએ છીએ, બસ જરૂર છે તો માત્ર એક કોન્ફિડન્સની કે આપણામાં પણ કંઈ છે, આપણે પણ આપણા દેશ માટે કંઈ કરી શકીએ છીએ, આપણા ખુદ માટે પણ કંઈ કરી શકીએ છીએ। તો દર્શક મિત્રો, આજનો આ અમારો જે એપિસોડ, અમારો જે ખાસ તમારા માટે અમે જે બનાવ્યો છે એ તમને કેવો લાગ્યો એ અમને કોમેન્ટ કરીને જરૂર જણાવશો। હું છું હિના રાજ, કેમેરામેન હિતભા સાથે। નમસ્કાર।